हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज के इस क्लास में हम आपके सामने फिर से आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ये जो क्वेश्चंस की सीरीज बेसिकली मैं आपको करा रहा हूँ, ये पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट वन हमने ऑलरेडी वहाँ पे 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं और उस क्वेश्चन में बहुत सारे हमने कंसेप्ट भी सीखे थे, राइट। और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। काफी लोगों ने आंसर भी किया है, देख के अच्छा लगता है। मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा क्या था हमारा होमवर्क क्वेश्चन और किसने किसने जवाब दिया है बेसिकली, राइट। तो इससे पहले ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास में सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। मैं अपने क्लासेस की टाइमिंग के बारे में जिक्र कर देता हूं थोड़ा सा कि हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग है वो 10 बजे रात में है यूट्यूब के लिए, राइट। यूट्यूब के लिए ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को होती है हमारी 10 बजे रात में क्लास। सिमिलरली सैटरडे संडे मैराथन होता है, आपको पता है। और मास्टर क्लास जो होती है हमारी वो 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे। आज की जो हाईलाइट है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं टुडेज 12 क्वेश्चन है बेसिकली। 12 क्वेश्चन के साथ एक आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना है, ये बात बहुत ही बेसिक से ध्यान रखना है आपको कि आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। यूजीसी नेट कॉमर्स बाय शुभम सर सर्च करिएगा, आपको वहां पूरा का पूरा जो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट है ना, उनके लिए बहुत ही मददगार ये वीडियो सारी हैं। क्लियर। तो ये आपको देख लेना चाहिए इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर योर दिसंबर एग्जाम और जून एग्जाम, राइट। तो दिसंबर एग्जाम अभी पास है तो आप जरूर देखिएगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखें आप, लास्ट जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था उसमें हमने पूछा था कि एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज 3200 यूनिट्स, है ना। जो एनुअल डिमांड है 3200 यूनिट्स का है। यूनिट कॉस्ट जो है 6 रुपए का है और इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस जो है वो 25% का है। क्लियर। कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज 150। यदि अगर एक खरीद की लागत का रुपए 150 है तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर डिटरमाइन करना था। कितने बच्चों ने ये गलती किया है कि ईओक्यू निकाला है। ईओक्यू निकालने के बाद हमें नंबर ऑफ ऑर्डर डिटरमाइन करना था। समझ में आ गई बात। तो हमें पता है कि ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ईओक्यू जब हम निकालते हैं तो ईओक्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट 2AO/C। क्लियर। इसी तरीके से तो हमारे पास दिया हुआ है, ये आपका 2 हो गया। एनुअल आपका चार्ज क्या है, ये तो 3200 का है, ठीक है। और ऑर्डरिंग है 150 का, अपॉन कर दीजिए सी कैरिंग कॉस्ट जो है 6, और ये है आपका 25%। 6 का 25% मतलब आपको टोटल अगर ये निकालिएगा तो आपका 800 ये यूनिट आ जाएगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 800 आ जाएगा। क्लियर। हमें निकालना था क्या, कितने बच्चों ने जवाब दिया था। हम, हाँ मुझे याद है, ठीक है, कि कितने बच्चों ने डी जवाब दिया था। ईओ क्यों नहीं निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करी गई है। नंबर ऑफ ऑर्डर हमें निकालना था, तो ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जो एनुअल डिमांड है ना आपका, है ना, एनुअल डिमांड जो है आपका, उसको डिवाइड करते हैं हम बेसिकली ईओक्यू से। तो एनुअल डिमांड कितना था आपका, ये 3200 का था और ईओक्यू जो आया है अभी वो 800 का था। तो ये आपका 4 ऑर्डर पर मतलब आ जाएगा जवाब आपका, 4 ऑर्डर सही जवाब आ जाएगा। तो आपका जो सही जवाब है वो आपका बी पार्ट बन जाएगा, सी नहीं बल्कि बी पार्ट बन जाएगा। क्लियर। तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा यहाँ पे, बी पार्ट। काफी लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सही जवाब दिए थे, ठीक है। उनका मैं एक बार नाम जरूर लेना चाहूंगा। जो हमारे सही जवाब देने वाले हैं उसमें से टॉप 3 रैंकर जो हैं, रश्मि खुराना, ललित और हरप्रीत, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। बाकी जिन्होंने जवाब दिया था, बिंदु चौहान, कोमल, शाहीन, प्रीति और सिया, वेरी गुड। आप लोगों के जवाब बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, राइट। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं या जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करी है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, राइट। चले पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 12 होने वाले हैं, राइट। चलिए, हाँ एक बात और, हैप्पी दिवाली वंस अगेन सभी लोगों को, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनी रिड्यूसेस सेल प्रमोशन टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। आपको बताना है कि उत्पाद जीवन चक्र के निम्नलिखित में से किस चरण में कंपनी भारी उपभोक्ता मांग का लाभ उठाने के लिए बिक्री प्रोत्साहन कम कर देती है। क्लियर। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या डिक्लाइन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए।
जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा कि क्या इसका सही जवाब होने वाला है, कि किस स्टेज की बात करी जा रही है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, जहां पे कंपनी जो है वो सेल्स प्रमोशन को कम कर देती है ताकि वो कंज्यूमर डिमांड, हैवी कंज्यूमर डिमांड का एडवांटेज ले सके, राइट। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिकली चारों स्टेजेस के नाम दिए गए ऑप्शन के अंदर: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ठीक है, चलिए। तो इसका अगर हम जवाब की बात करें, इस क्वेश्चन के जवाब की बात करें, तो सही जो जवाब आ जाएगा वो आपका बी पार्ट आ जाएगा। मतलब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ में ऑलरेडी अब चूंकि क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं मार्केट में, तो वहां हमारा जो है ना हैवी हमारा कॉस्टिंग लग जाता है एक्चुअली, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट लग जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हमारी खर्च हो जाती है, एक्सपेंडिचर हो जाती है, क्लियर। अब जो कंपनी क्या चाहिए, कंपनी को सेल्स प्रमोशन धीरे धीरे रिड्यूस करने लगती है ग्रोथ पार्ट में, ग्रोथ स्टेजेस में, ताकि अब कंज्यूमर को तो पता चल गया है आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अडॉप्ट कर लिया जा चुका है। तो ग्रोथ जो एक ऐसा स्टेज है जहां पे कंपनी धीरे धीरे क्या करती है, सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस कर लेती है ताकि वो कंज्यूमर डिमांड के एडवांटेज को बेसिकली ले सके, क्लियर। तो ये है पहले सवाल, पहला सवाल का जो जवाब है वो बी पार्ट है, दैट इज योर ग्रोथ स्टेज। समझ में आ गई बात, चले सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा: इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल। क्लियर। यदि आप अपने शत्रु को जानते हो और स्वयं को जानते हो तो आपको सैकड़ों लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे अबव स्टेटमेंट ऑफ सन जू कॉरेस्पॉन्डेंस टू विच ऑन द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ पॉर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है फिर से, है ना। पॉर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल हमने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या क्या है, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, है ना, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, ये सारे जो 5 हमने बताए थे आपको फोर्सेज, उस फोर्सेज में से बातें करी गई हैं। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे जो स्टेटमेंट है वो किस फोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, 4 ऑप्शन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से जल्दी से बताइएगा क्या इसका सही जवाब होने वाला है, जल्दी से आप इसको बताइएगा, ठीक है। एवरीवन प्लीज। एवरीवन जल्दी से इसको बताने की कोशिश करिएगा क्या इसका सही जवाब है। चलिए, यहाँ पे फिर से हम आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहे हैं। जो सही जवाब है वो है बी पार्ट, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर मतलब क्या हो सकता है, आपका सामने वाला ही हो सकता है। एंड कॉम्पिटिटर इज कंसीडर टू बी एनिमी, है ना। आप अगर अपने आप को जानते हो, आप अगर अपने कॉम्पिटिटर को जानते हो, तो आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं होती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे कॉम्पिटिटर की बात करी गई है। कॉम्पिटिटर इज योर एनिमी, राइट। तो वो अगर आपको पता है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या है, क्या उसकी प्राइसिंग है, क्या क्या वो कर सकता है, उसका एडवांटेज हमें क्या क्या मिल सकता है, तो आपको, आप ऑलरेडी बैटल, मतलब आप खुद से जीत सकते हो, ठीक है। आपको पूरी लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत नहीं है ना। आपको मेन कॉम्पिटिटर पे फोकस करना है एंड यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ दैट 100 बैटल, राइट। क्लियर है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी पार्ट है, राइट। चले थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी इन फाइनेंस इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी हमने बताया था, हायरार्किकल थ्योरी इसको बोलते हैं, है ना, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किस तरीके से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज करती है ना, एक उसका सीक्वेंस बताया गया है, क्लियर। तो उसी से क्वेश्चन है आपका कि पेकिंग ऑर्डर जो थ्योरी है फाइनेंस के अंदर वो किस दावे पर आधारित है, बेसिकली असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर एंड इन्वेस्टर, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर एंड इन्वेस्टर, आउटसाइड इंफॉर्मेशन या असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इन्वेस्टर ओनली। जल्दी से बताइए क्या इसका सही जवाब आ जाएगा। एवरीवन प्लीज।
चलिए बताने की कोशिश करिएगा क्या इसका सही जवाब आएगा। करेक्ट। चलिए तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए पार्ट। हम ये मानने की कोशिश करते हैं, देखो सबसे पहले तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी आपको पता है कि हायरार्किकल थ्योरी है। हमें किस तरीके से जो है आपको जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करना चाहिए है ना, उसके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आप रिटेन अर्निंग को यूज करिए है ना, उसके बाद डेट को यूज करिए, लास्ट में आपके इक्विटी की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि इस दावे पे आधारित है आपका पेकिंग ऑर्डर थ्योरी की बेसिकली हम ये मानते हैं कि देयर इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर एंड इन्वेस्टर। ठीक है, जो मैनेजर है जो इन्वेस्टर है उनके बीच जो है ना असममित जानकारी होती है, आपका असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन उनके बीच में होता है, इसलिए हम पेकिंग थ्योरी इसी के अजम्पशन पे बेस्ड है पूरा का पूरा। करेक्ट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपको बताना है भारतीय वित्तीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आरबीआई हैज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। प्राइमरी डीलर्स मेनली डील इन शेयर्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड द डिक्रीज इन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। आपको ये बताना है जल्दी से, राइट क्या इसका सही जवाब हो सकता है। व्हाट शुड बी द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन, रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन या आंसर फिर दिस क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एस्पेक्ट में आपको बताने हैं। क्लियर, आपने ये सारी बातें पढ़ी होंगी, ऑब्वियस सी बातें पढ़ी होंगी, ये सारे पीवाईक्यूज है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए इसका जो जवाब है आपको मैं बता देता हूं कि इसका जो जवाब है वो बी है। हमने क्या बोलना था, करेक्ट बातें पूछनी थी ना, करेक्ट बातें। तो मॉनेटरी कंट्रोल जो होती है ना वो एक्सरसाइज, चूंकि मॉनेटरी कंट्रोल हम जब आरबीआई की बात करते हैं तो देयर आर टू बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स है ना, क्वांटिटेटिव टूल्स आ जाता है, क्वालिटेटिव टूल्स आ जाता है। तो क्वांटिटेटिव जो टूल पढ़ोगे उसके अंदर आपका सीआरआर और एसएलआर आता है ना, जो कि हेल्प करता है बेसिकली कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, राइट, कंट्रोल द इकोनॉमी बेसिकली। तो मॉनेटरी कंट्रोल की बात करते हैं तो वो एक्सरसाइज किया जाता है ना, जिससे हम मनी को कंट्रोल कर सके, मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सके बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, और इसको हम एनडीटीएल भी नाम से जानते हैं, ध्यान नहीं है ना आपको पता है। तो जब सीआरआर एसएलआर की बात करते हैं, देखो सीआरआर जो होता है ना वो ब्लॉक फंड होता है ना, और एसएलआर जो होता है आपको पता ही है क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक होता है वो उनको किसी फॉर्म में कैश या लिक्विड एसेट के फॉर्म में अपने पैसे रखने पड़ते हैं, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसका जो मतलब है ना कि करेक्ट पूछना था हमें, है ना। देखो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, किसी जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल है हमारे पास या क्वालिटेटिव है, दोनों के बीच क्या फर्क है। कई बार ऐसा हमें बताया जाता है कि जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं उसमें बस नाम बता दिए जाते हैं, राइट, कि सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन ओएमओ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, लेकिन मेन जो बेस होता है वो कभी नहीं बताया जाता है। बेस ध्यान रखिए, बेस की हम बात करते हैं बस। अगर बेस पता होगा तो आपको हर चीज पता होगा। बेसिक अगर फाउंडेशन आपका क्लियर है तो हर चीज क्लियर होगा। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, जो हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जब आरबीआई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन इंपोज करती है ना तो उससे पूरा इकोनॉमी अफेक्ट होता है, समझ में आ गई बात। लेकिन जब आरबीआई क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है ना, तो उससे ध्यान रखिएगा हमारी कोई पर्टिकुलर सेक्टर इन्फ्लुएंस होती है, इंपैक्ट होता है उस पर, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया एंड सो ऑन, राइट। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के संदर्भ में एस्पेक्ट में क्या सही जवाब था, तो बी इज योर सही जवाब, है ना, कि मॉनेटरी कंट्रोल हम एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू आवर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, है ना, लाइक सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। चलिए तो ये सही जवाब था, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो मार्केटिंग से ये क्वेश्चन है, जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमने बताया था आपको वहां से क्वेश्चन है कि एसबीयूज का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, राइट। एसबीयूज और प्रोडक्ट दैट हैव देयर लॉस्ट lost their position of leadership and are in the low growth market are known as।
हमने क्या बोला, दो यहाँ पे कीवर्ड है, राइट, दो कीवर्ड हैं। कौन कौन से कीवर्ड हैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप भी गया हाथ से, ठीक है, और लो ग्रोथ मार्केट। क्लियर, हमने आपको याद कराया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, है ना। मार्केट ग्रोथ हो गया आपका और मार्केट शेयर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग, यही होता है। हाई लो करते हैं हम, हाई लो, हाई लो, हाई हाई लो लो, यही होता है। तो इससे आप सब कुछ सीख जाओगे। क्लियर, कैसे हमने किया है, देखो, जब हम बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ते हैं, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे हम ये बातें सीखते हैं, है ना। मार्केट ग्रोथ होता है हमारा जी, और मार्केट शेयर, दो वर्टिकल पे हम इसको मेजर करते हैं। देखो कैसे सीखना है आपको, देखो ये ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ, जी वर्ड पहले आता है ना, और एस वर्ड बाद में आता है, तो जी पहले रख लेंगे, एस बाद में रख लेंगे, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसे हमें अरेंज करना है, ऐसे, है ना। सबसे पहले स्टार लिख लेंगे, फिर कैश काउ लिख लेंगे, क्वेश्चन मार्क और डॉग, ऐसे लिख लेंगे। और अपने आप से एक हमने एक टोन बनाया, हाई लो हाई लो, हाई हाई लो लो। आपने कितनी गाने सुने होंगे, है ना, हाई हाई लो लो, मतलब जो भी है ना, इम्पैक्ट जो भी है, लाइक गोविंदा के गाने होंगे होंगे आपके, ठीक है, सलमान खान के गाने होंगे, जो भी है ना। गाने से ही हमें सीखना है, बेसिकली हमें सीखने से मतलब है, ठीक है। गाने भी याद हो जाएंगे, हमें सीख भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाई लो हाई लो, हाई हाई लो, है ना। आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपसे अगर पूछा जाए सर ये बता दीजिए कि कैशकाउ की क्या मार्केट ग्रोथ है, क्या मार्केट शेयर है, तो कैशकाउ के संदर्भ में हम बता सकते हैं कि जो हमारा कैशकाउ का मार्केट ग्रोथ है वो लो होने वाला है, मार्केट शेयर है जो वो हाई होने वाला है, राइट। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ लीडरशिप, उनकी दोनों पोजीशन खराब है ना, मार्केट शेयर भी खराब है, मार्केट ग्रोथ भी खराब है। तो यहाँ पे जो बातें करी गई हैं डॉग के बारे में, और डॉग की देख लीजिए, डॉग की हालत क्या है, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ भी लो है, मार्केट शेयर भी लो है, तो लो की हम बात कर रहे हैं, तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ऐसे हमें याद करना है, बेसिकली कुछ कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे होते हैं, या कुछ कुछ जिसको हम ऐसे तो नहीं याद रख सकते हैं, लेकिन अपने मन में आपको एक न्यूमेरिक्स बना के याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 6th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशन, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विवेकपूर्ण लेखांकन अवधारणा सम्मेलनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड, it prevents profit from being overstated, it prevents a trader from more withdrawing from the business than is wise, and managerial efficiency and expertise and good customer relations। जल्दी बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। एवरीवन प्लीज। आपको बताना है प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन जो है उसके मेन फीचर के बारे में, ठीक है। वहां पे देखो, प्रूडेंट कंसेप्ट को ही हम बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग सेफ, है ना, प्लेइंग सेफ भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए बोला जाता है कि हम प्रूडेंट कंसेप्ट में ये बातें करते हैं ना, कि जो आपको प्रॉफिट मान लीजिए होने वाला है ना, फ्यूचर में आज से 2 महीने 3 महीने बाद, फ्यूचर में 6 महीने बाद प्रॉफिट होने वाला है, तो अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है ना, उसको अभी मेंशन मत करिए। लेकिन अगर आपको दिख रहा है एंटिसिपेटेड लॉस है, जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है, 3 महीने बाद 5 महीने बाद लॉस होने वाला है, तो लॉस को तो अभी लिख लीजिए, ठीक है। लॉस को लिखे रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई इतना लॉस होने वाला है हमें, तो लॉस तो एग्जैक्टली होने वाला है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, जब हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ी थी, तो कि कैपिटल बजटिंग में यही बताया जाता है कि जो इनकम होती है ना हमारी, वो हमारे बस में नहीं होता है, ठीक है। इनकम हमारे बस में कभी भी नहीं होता है। हम काम कर चुके हैं, मान लीजिए उधर से पैसे देने वाला जो पार्टी है वो नहीं भेजा, तब क्या करोगे। तो इनकम बेसिकली लेट हो सकता है, इनकम जब आएगा तब रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप, क्लियर। लेकिन जब आपका लॉस दिखाई दे रहा है कि आज से 2-3 महीने बाद हमें लॉस होने वाला है, उसको आज ही लिख लीजिए,
ठीक है, ताकि आपका एक माइंडसेट बना रहेगा, ताकि आप लॉस झेल सकोगे, आपको पता है कि एग्जैक्टली हमें कितना अपने अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। ठीक है, तो प्रूडेंट कंसेप्ट भी यही कहता है। इसका जो सही जवाब है, अगर फ्यूचर की बात करते हैं, डी पार्ट है। डी क्या है? इंक्लूड्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, है ना, बिल्कुल रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करता है जब वो रियलाइज होते हैं। क्लियर। उसके बाद प्रिवेंट्स प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग ओवर स्टेटेड, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा सकते हैं, यह मुनाफे को बढ़ा चढ़ा के दिखाने से रोकता है ना। आपको जब प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब आएगा पैसे तब आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में जो है आपका वो सी पार्ट है, प्रिवेंट्स अ ट्रेडर फ्रॉम मोर विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस देन इज वाइज, एक व्यापारी को समझदारी से अधिक व्यवसाय से पैसे निकालने से ये प्रूडेंट कंसेप्ट आपको रोकता है। ये आपको मैनेजरियल एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज की बात नहीं करता है, ये आपके कस्टमर रिलेशंस की भी बात नहीं करता है, ये केवल प्रॉफिट और लॉस पे आधारित है आपका, है ना, कि लॉस अगर आपका हो रहा है तो आप जब, अगर आगे भी दिखाई दे रहा है लॉस आपको, तो आज ही इसको मेंटेन कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट में, और प्रॉफिट जब आएगा जब रिकॉर्ड करिएगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट होने भी वाला है 4-5 महीने बाद, तो 4-5 महीने बाद जब होगा तब रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप। ठीक है, प्रॉफिट तो आपका ही है, राइट। चलिए, 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। चले अब आगे की बात करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, है ना। हमने हमारी जो बूस्टर कोर्स है वो हमारी लॉन्च हो चुकी है। क्लियर। बूस्टर कोर्स का फायदा ये है, मैं आपको बता दूं, कि इसमें सारे लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी हमारी बूस्टर क्लास की एक ही क्लास हुई है और बच्चों ने धमाल मचा दिया है, राइट। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसके साथ साथ आपको फाउंडेशन कोर्स की भी एक्सेस मिल जाएगी। सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बूस्टर कोर्स आपको मिल रहा है, उसमें से फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिवाली अपनों वाली सेल अभी भी मतलब कंटिन्यू है। अगर आप देखिए, आपके लिए मैं बेस्ट ऑफर बता देता हूं, है ना, कि आप जब अगर जून 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लो दिसंबर के लिए लिया, दिसंबर बहुत कम टाइम है, तो कोई भी बच्चा चाहेगा ना भाई कि हमारी जो पैसे हम लगा रहे हैं तो उसमें हमारी अच्छी तैयारी हो, राइट। तो जून 2025 वाला लेना चाहिए। इसमें ऑफर प्राइस 7,499 की है। आपको एक बात बताता हूं, चूंकि बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो आप ये जो कोड दिख रहा है ऊपर, शुभम टी, वो यूज कर लीजिएगा। शुभम टी वाला कोड जो है यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ऑफर का लाभ उठा सको। ठीक है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि एचपीएससी जो रिक्रूटमेंट कर रहा था उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, एप्लीकेशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, अब जो बच्चे अभी अभी रिजल्ट आया है जिनका नेट का, है ना, वो भी बच्चे अब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। हमारी एचपीएससी की कोर्सेज भी लगातार रनिंग में है, 2400 प्लस वैकेंसीज के साथ आपके इंग्लिश, कॉमर्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आपको इसका भी लाभ उठाना चाहिए। अगर तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, हम लोग इसका कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो आपको अगर ये ऑफर एचपीएससी के लिए भी है कुछ ऑफर, तो जाके शुभम टी यूज कर लीजिएगा, और एचपीएससी में अगर इनरोल होना चाहते हो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको बताना है कि डेटा प्रोसेसिंग के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। कोडिंग, एडिटिंग, टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड यूजिंग परसेंटेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके यूजीसी नेट एग्जाम में। क्लियर। जल्दी से बताने की कोशिश करिए। चलिए, तो यहाँ पे देखो, जब हम डेटा को इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको कुछ सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है। अगर डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उसको कुछ सीक्वेंस में हम प्रोसेस करते हैं। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सही स्टेज क्या होना चाहिए, सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहले, सबसे पहले डेटा आपने गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया डेटा को। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आप एडिट करते हो डेटा। क्लियर। एडिट करते हो यूजिंग योर सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उस डेटा को एडिट करते हो। ठीक है, एडिट करने के बाद डेटा को कोडिंग करते हो, नाम के अकॉर्डिंग या कुछ भी, किसी भी पैरामीटर के अकॉर्डिंग कोडिंग कर लिया आपने, है ना। उसके बाद कोडिंग करके डेटा को क्लासिफाई करोगे कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा। क्लियर। क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन के बाद हमारा टेबुलेशन आता है, टेबल में रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, टेबल में रिप्रेजेंट करने के बाद लास्ट में उसको परसेंटेज के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर देते हो। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस है आपको डेटा प्रोसेसिंग का। क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8वां नंबर,
स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि कॉम्पिटेंसी क्या होता है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होता है ना। कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी होती है पोटेंशियल, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, ठीक है। और मैपिंग का मतलब हम मैप करना चाहते हैं। मान लो कि मैं किसी एक कंपनी में किसी अच्छे पोजीशन पे हूं, है ना, और मैं उस पोजीशन को छोड़ दिया बाई एनी रीजन, है ना, बाई एनी रीजन, या मुझे निकाल दिया गया या मैंने छोड़ दिया, तो उसको हम मैप कैसे करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, आपको उस स्टेप के बारे में बताना है, ठीक है। 4 स्टेप आपके सामने ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, आपको जल्दी से बता के इसका सही जवाब बताना है। देखें आप और बताएं क्या इसका सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा आज मास्टर क्लास नहीं है, है ना। मंडे टू फ्राइडे होती है हमारी मास्टर क्लास, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है वो ए पार्ट है। सबसे पहले हम जॉब एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जॉब एनालिसिस में हमने इवैल्यूएशन करना है प्रॉपर कि कौन सी जॉब प्रोफाइल खाली हुई है, उसको कैसे अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है ना। उसके अकॉर्डिंग हम जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन को जॉब एनालिसिस के साथ प्रॉपर मैपिंग करते हैं, और जो बंदा आ जाता है उसको पर्टिकुलर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, एंड दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ योर कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग का ये प्रॉपर स्टेप होने वाला है, राइट। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नाइन्थ की ओर मूव करते हैं। द क्वालिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइनिंग कंज्यूमर रेशनैलिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से आपके सामने पीवाईक्यूज ही है। यहाँ पे पूछा जाता है कि कंज्यूमर को हम ना इकोनॉमिक्स में रेशनल बोलते हैं, कंज्यूमर को समझदार बोलते हैं। तो समझदार बोलने के लिए वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कंज्यूमर को समझदार बनाता है बेसिकली, राइट। इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव हो गया, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजर, क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉन सेटिएशन ऑफ नीड्स। जल्दी बताएं, आपको जल्दी से बताने हैं। नाइन्थ नंबर ये क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। चलिए, तो फिर से इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। सही जो जवाब है आपके पास वो है डी पार्ट। डी मतलब हम ए सी डी ई की बात कर रहे हैं, बी की बात नहीं कर रहे हैं। रिस्क रिटर्न की हम बात करते हैं फाइनेंशियल में, मैनेजमेंट में, राइट, फाइनेंस के अंदर। बाकी इकोनॉमिक सेल्फिश मोटिव तो होना ही चाहिए, मतलब हम मिनिमम गेन और मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं। क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेज, हमें जो चाहिए हमें वो पता होना चाहिए यार, ठीक है। पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर मुझे मोबाइल भी लेना है तो मुझे वो पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या क्या फीचर्स है, राइट। और ये नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, इसका मतलब क्या होता है कि हम ये बात हमेशा करते हैं, जब से इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमने ये बोला है कि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। ह्यूमन की जो विश होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स की, नॉन सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स होता है कि उसकी मांग कभी भर नहीं सकती है, उसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं हो सकती है, राइट। क्लियर है ना। तो ये आपके रेशनैलिटी होती है जो कंज्यूमर के, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कंज्यूमर को रेशनल बनाता है, ठीक है। 10वां नंबर, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके फॉर्मूला को जिक्र करते हैं। फॉर्मूला बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा। आपको ये राइट साइड में इसका फॉर्मूला दे दिया गया है, मतलब ऑप्शन दे दिया गया है। आपको प्रॉपर बताना है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट जवाब, ठीक है।
चले तो 10वें नंबर में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इसका सही जवाब, तो डी पार्ट इसका सही जवाब है। अगर हम बात करें निगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सारी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन किधर की होनी चाहिए, वो लेफ्ट साइड की होनी चाहिए। क्लियर। तो लेफ्ट साइड में ये थर्ड जो आप देखेंगे कि जो हमारा मीन मीडियन मोड है वो नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या होना चाहिए कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट साइड में होनी चाहिए, मतलब हम फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान रखिएगा मीन इक्वल टू मोड होता है ना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अगर, तो नॉर्मल सॉरी, या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम सेकंड की बात करते हैं, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है ना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका इक्वल हो जाता है, मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन। अब चूंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो कर्व होता है ना वो सिमेट्रिक होता है, यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल का मतलब ये होता है कि एक सिंगल लाइन जो है कर्व को डिवाइड कर देती है टू इक्वल पार्ट्स के अंदर, राइट। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो डी पार्ट आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, इन अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट एन इफेक्टिव साइज इज डिस्क्राइब्ड एज। आप एक सांख्यिकी प्रयोग कर रहे हो, तो आप इफेक्टिव साइज को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हो वो बताना है। इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, probable success of an experimental manipulation, quantitative measurement of the magnitude of the experimental effect, and D जो है standardized measure of the magnitude of the effect observed in an experiment। ठीक है, चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करना है। मुझे पता है एग्जैक्टली कि कई बच्चे इसका डी जवाब देंगे, कई बच्चे इसका सी जवाब देंगे। ठीक है। अब देखना यह है कि कितने लोग डी जवाब दे रहे हैं, कितने लोग सी जवाब दे रहे हैं। देखिए जरा किसमें कितना है दम। देखो, जब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं ना, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको पता है कि जब हम एक्यूरेसी को मेजर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हमारे पास दो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली होता है, 1% और 5%। 1% का मतलब होता है ये कि हम 99% अपने डिसीजन को लेके श्योर हैं कि वो सही होने वाला है, एंड 1% ही हम गलत हो सकते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं 5% की, तो 5% में हम ये बात करते हैं कि 95% हम जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सही हो सकता है, 5% हम गलत हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट की बात करी जा रही है, इसका जो सही जवाब है वो सी पार्ट है। हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं कि क्या क्वांटिटेटिव, जब हम वहां पे बात करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप जैसे जैसे अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ाते हो, हम बेसिकली देखो ह्यूमैनिटीज के अंदर आते हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, तो कॉमर्स वाले कभी भी 99% क्लेम नहीं करेंगे या 1% क्लेम नहीं करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। क्योंकि हमारा जो जवाब होता है ना वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। लेकिन जब आप प्योर साइंसेस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो यू आर गोन फॉर लाइक 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। वहां पे आपको सारे के सारे मेजरमेंट जो होंगे वो क्वांटिटेटिव चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी एग्जैक्ट होगा। आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेगा, मनी भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। तो इसका जो सही जवाब है ना वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट। ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन आज का 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोडक्शन एरा। प्रोडक्शन एरा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कंज्यूमर इज किंग, फोकस ओनली ऑन सेलिंग प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, एंड नन ऑफ द अबव। इसके बाद HW भी है, होमवर्क क्वेश्चन भी है। आप सभी को जिस तरीके से बताते हो आपका अप्रिसिएशन बहुत है ना। वीडियो को जो भी बच्चे ने लाइक नहीं किया है, बोलना ना पड़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, राइट। चलिए 12 नंबर बताइएगा क्या इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है, उसके बाद ऑफर खत्म होने वाला है। तो जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं वो हमारा कोड यूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप फ्रॉड से बच सको। बेसिकली हमारा जो कोड है शुभम टी है, SHUBHAM और टी। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपको इसका प्रॉपर PDF चाहिए तो टेलीग्राम में हमारे जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, राइट। चलिए इसका जो सही जवाब है वो ए पार्ट है, मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। हम प्रोडक्शन एरा की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि
आप सप्लाई करते रहिए, आप हाई वॉल्यूम में सप्लाई करिए, कंज्यूमर चाहे कंज्यूमर खुद से खरीद लेगा, है ना, कंज्यूमर की जरूरत पड़ेगी खुद से खरीद लेगा। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट भी है, बहुत फेमस स्टेटमेंट भी है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, जिसको जेबी से ने दिया था। सही है, क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। प्रोडक्शन एरा की बात हो रही है जहां पे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड की बात होती है। क्लियर है, कंज्यूमर इज किंग, हम कंज्यूमर को तो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो कंज्यूमर किंग तो बात ही नहीं करेंगे, है ना, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट याद करिए, काई स्क्वायर टेस्ट से ये क्वेश्चन है आपका। लार्ज सैंपल साइज है, रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 840 का, तो सैंपल साइज आपको डिटरमाइन करने हैं। आपका जो ऑप्शन है 25, 5, 4 एंड 16, ये आपके ऑप्शन है, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और फिर से हम देखते हैं कि कौन से हमारे टॉप थर्ड रैंकर हैं, राइट। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सभी लोगों को बूस्टर कोर्स के बारे में मैंने बता दिया है किस तरीके से, बीच में आपको ऑफर के बारे में भी बताया है मैंने। शुभम टी आपको कोड जरूर यूज करना चाहिए, राइट। टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो मेरे से, पीडीएफ इसका प्रॉपर लेना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए ये जो स्कैनर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये स्कैन कर लेना चाहिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी है, आपको वहां से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन एंड हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, थैंक यू वेरी मच।